हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कर रहे हैं। अभी जो जीएस का एक क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, ये फिज़िक्स के अभी चलाए जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ जो फिज़िक्स का पार्ट ये चल रहा है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव तो कराया जा रहा है, उसके साथ-साथ उसके संबंधित आपको कंसेप्ट भी सिखाए जाएँगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि डायोप्टर किसकी इकाई होती है? आपको बताना है कि डायोप्टर किसकी इकाई होती है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है लेंस की क्षमता की, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लेंस की फोकस दूरी के, और इसी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि लेंस प्रकाश की तीव्रता को या फिर ध्वनि की तीव्रता को। देखिए, यहाँ की अगर हम बात करें, डायोप्टर जो इकाई होती है वो लेंस की क्षमता की इकाई होती है, मतलब उसकी पावर की इकाई होती है। अगर हम पावर की बात करें तो P इक्वल टू आपने पढ़ रखा होगा 1/f होता है फॉर्मूले में, मतलब फोकस दूरी के, ये जो P होगा वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना? और ये f जो होगा दैट विल बी इन मीटर, ये हमेशा मीटर में होती है, ये इसका मात्रक होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? अगर आप शेविंग ब्रश को देखिए, जब पानी से उसको निकालते हैं तो चिपक जाते हैं, तो आपसे इसका कारण पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है पृष्ठ तनाव होता है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। दूसरा वो कह रहा है कि सान्यता, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। और सी ऑप्शन आपको प्रत्यास्थता कह रहा है, जिसको हम इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। और डी की बात करें तो ये फ्रिक्शन होता है, जिसको हम घर्षण बोलते हैं, है ना? फ्रिक्शन की बात की जा रही है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, जी हाँ, इसका जो जवाब होगा दैट विल बी पृष्ठ तनाव हो जाएगा। सरफेस टेंशन विल बी योर राइट आंसर। सरफेस टेंशन ये हो जाएगा। अगर हम थोड़ा बहुत इसके सरफेस टेंशन की बात करें तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है ना, अणु सेम पानी के अणुओं के बीच में एक ससंजक बल कार्य करता है। इस वजह से क्या होता है कि ये आपस में चिपक जाते हैं। जो पार्टिकल होते हैं वाटर के, वो क्या होते हैं, वो एक ही जैसे होते हैं और उनमें क्या लगता है, उनके पानी के अणुओं के बीच में एक कोहेसिव फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, वो काम करता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको बताना है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है द्रव के उच्च से निम्न विभव की ओर प्रभाव, है ना? दूसरा कह रहा है कि केशिका क्रिया, जिसको हम कैपिलरिटी एक्शन बोलते हैं, या फिर बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, या फिर लास्ट है द्रव की सान्यता या लिक्विड विस्कोसिटी पर कार्य करता है। तो जो फाउंटेन पेन होता है दोस्त, वो आपके केशिका क्रिया, जिसको हम कैपिलरिटी एक्शन बोलते हैं, उसके साथ काम करता है, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो केशिका क्रिया दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना? चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचालन करता है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें न्यूनतम वेग से संचालन करता है। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है हरित प्रकाश, लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश या फिर पीत प्रकाश। देखिए दोस्तों, जो न्यूनतम वेग से इसमें कांच में संचालन करता है वो आपका बैंगनी प्रकाश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर इसको हम समझना चाहें तो विबग्योर आप याद रख सकते हैं। विबग्योर विबग्योर क्या होता है, इसका होता है, और यहाँ पे वी जो होता है दैट इज़ अ वायलेट, यही इसका कांच में संचालन न्यूनतम वेग से करता है। फिर उसके बाद आपका ये ब्लू हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर आपका येलो हो जाएगा, फिर ऑरेंज और फिर रेड होता है। ठीक है, पास में आ रही। तो यहाँ पे वेग की बात करें तो हम लोग, तो वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? आपको बताना है कि जो रेन की ड्रॉप होती हैं वो किस वजह से गोलाकार हो जाती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है सान्यता, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन पृष्ठ तनाव, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, या फिर डी ऑप्शन आपका गुरुत्व मतलब ग्रेविटी है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दैट विल बी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो आप कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदों का आकार होता है वो गोलाकार होता है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जो लिक्विड होता है या फ्री लिक्विड होता है उसका जो सरफेस टेंशन होता है, कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है
है ना? अतः जो वर्षा की बूँदें होती हैं, या वर्षा की बूँदें आप बोल सकते हैं, या पारे के जो कण होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो गोलाकार बनने का प्रयास करते हैं। पृष्ठ तनाव जो होता है, अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो पृष्ठ तनाव होता है, वो अणुओं के मध्य कोसी फ़ोर्स के कारण ओरिजिन या प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। तो आई थिंक इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। पृष्ठ तनाव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, आपको बताना है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था, है ना? तो टेलीस्कोप के माध्यम से किसने पहले देखा था? एक-एक करके ऑप्शन समझ लेते हैं पहले, फिर आगे की बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है गैलीलियो ने, एक मिनट, गैलीलियो ने दे रखा है। सेकंड ऑप्शन आपको, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ ठीक है। पहला ऑप्शन आपका गैलीलियो है, सेकंड ऑप्शन आपका कोपरनिकस है, सी ऑप्शन माइकल फैराडे है, या फिर डी ऑप्शन आपका न्यूटन है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, वो आपका हो जाएगा गैलीलियो विल बी योर राइट आंसर। तो पहले वैज्ञानिक गैलीलियो थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या था, टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था इन्होंने। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? आपको बताना है कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो किस कारण से पैदा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अणुओं के असंजक बल के कारण, इसका जवाब आपको पहले मिल चुका है तो आपके लिए आसानी होगी। दूसरा है अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। फिर तीसरा कह रहा है अणुओं के बीच गुरुत्व बल के कारण, या फिर लास्ट ऑप्शन है अणुओं के बीच वैद्युत बल के कारण। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दैट विल बी, आपको मिल चुका होगा, अणुओं के बीच ससंजक बल, मतलब कोई फोर्स के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि? आपको बताना है कि जो ऑप्टिकल दूरबीन होती है उसकी अपेक्षा जो रेडियो दूरबीन होती हैं वो अच्छी होती हैं। चलिए देख लेते हैं क्यों अच्छी होती है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि दैट इज ऑप्शन, अरे क्यों, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है दैट इज वे मंदाकिनियों यानी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है वे मेघाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। सी कह रहा है वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए सारे ऑप्शन आपने देख लिया होगा। अगर हम इसके जवाब की बात करें तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दैट विल बी, ये सारी जो कंडीशन होती हैं सब सही है, मतलब उपयुक्त सभी, दैट विल बी योर राइट आंसर। क्योंकि दूरबीन जो होती है रेडियो दूरबीन, ये सारे काम अच्छे से करती है, तो इस वजह से प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छी होती है। ये सारे कारण आपके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? आपको बताना है कि एक तरल में, एक लिक्विड में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। ये क्वेश्चन अभी आपको पहले भी कराया जा चुका है। ये थोड़ा सा बार बार एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अणुओं के बीच विद्युत शक्ति, ये दे रखा है। अणुओं के बीच ससंजक बल, सी ऑप्शन आपसे कह रहा है अणुओं के बीच असंजक बल, या अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, अणुओं के बीच ससंजक बल, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो, मतलब दिशिक मीन्स आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्टेड हो, उसको आप क्या कह सकते हैं? तो उसको क्या आप इरेजर कह सकते हैं, क्या उसको आप ग्रेजर कह सकते हैं, या मेसर कह सकते हैं, या लेसर कह सकते हैं? लेज़र इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लेज़र जो होगा दोस्त, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो गाइडेड अगर लाइट के पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको हम लेज़र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, बी ऑप्शन घट जाता है, सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है, या फिर डी ऑप्शन अपरिमित हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, वाटर में हम किसी भी इम्प्योरिटी या किसी भी चीज़ को डाला जाता है जब, तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्त वो घट जाता है ना। तो आपका ऑप्शन जो बी होगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? आपको बताना है कि प्रकाश की किरण को
अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, कैसे गुजरना होगा उसको। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको काँच से जल, दूसरा कह रहा है जल से काँच, वायु से जल या फिर वायु से काँच। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर किसी भी लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन यह होती है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, पहले वहाँ से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ वो अगर उससे गुजरेगी तब आपका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो काँच है, ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है किससे, जल से, वाटर से। तो इसमें क्या हो जाएगा, काँच से अगर जल की तरफ जाएगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है। तो आपको बताना है कि जो घड़ी होती है इसमें कौन सी एनर्जी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है गतिज ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा, और सी ऑप्शन कह रहा है ऊष्मीय ऊर्जा, या फिर डी कह रहा है रासायनिक ऊर्जा। तो अगर हम घड़ी की स्प्रिंग की बात करें दोस्तों तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द इंसुलेशन या आतपन का अर्थ क्या होता है। चलिए एक एक करके पहले देख लेते हैं कि इंसुलेशन का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है आपका ऊष्मारोधी सामग्रियाँ होता है, आने वाली सौर विकिरण होता है, अभिलेय सामग्रियाँ होती हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर हम इसमें बात करें इंसुलेशन की तो ये होता है आपका आने वाली सौर विकिरण, है ना, जो सोलर रेडिएशन होता है उसको आप बोल सकते हैं। तो बी विल बी योर राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। आपको बताना है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। देखिए इसको पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर इसे कंसेप्ट को समझते हैं। कह रहा है रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया ना, इसके जो ऑप्शन है वो गलत लग गए हैं। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि होता है क्या है दोस्तों, इनमें कि जो पैराशूट होता है जब एयर से वो आता है ना, एयर से जब आएगा तो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। पैराशूट को रेजिस्टेंस यानी अवरोध ज़्यादा मिलता है, इस वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे आता है। जबकि जो पत्थर होता है उसको रेजिस्टेंस कम मिलता है, इस वजह से वो तेज़ी से गिरता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि पैराशूट के पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसका ये कंडीशन हो जाएगी। चलिए इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश का परिक्षेपण की वजह से, है ना, पहला ऑप्शन क्या है, प्रकाश का परिक्षेपण। सेकंड ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन, या फिर डी ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होगा, दैट विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे एक घूर्णी मंच पर अपने कोणीय चाल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको बताना है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक रोटेशनल स्टेज पर खड़ा है जो रोटेट हो रहा है तो उसको अपनी वेलोसिटी को कम करने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है पहला अपने हाथ एक साथ मिला लेना चाहिए उसको, है ना, या अपने हाथ को ऊपर उठा लेना चाहिए, या फिर सी है अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, या फिर लास्ट ऑप्शन है हाथ ऊपर बैठाकर बैठ जाएं। देखिए दोस्तों, अगर ये आप करके भी देख सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ रोटेट हो रही हो तेज़ी से उस पर आप खड़े हो जाइए। तो अगर आपको अपनी एंगुलर वेलोसिटी कम करना है तो क्या करना चाहिए आपको, अपने हाथ को बाहर की तरफ फैला दीजिए, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा, बीटा तथा गामा की भेदन क्षमतियाँ, मतलब उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन में पहले कह रहा है अल्फ़ा बीटा गामा होगा, या फिर गामा बीटा अल्फ़ा होगा, या फिर बीटा अल्फ़ा गामा होगा, या फिर गामा अल्फ़ा बीटा होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन पिछले सीरीज़ में बताए, पिछले जो वीडियोस बनी है उसमें समझाया गया, तो आप अगर किए होंगे क्लास तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है, पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है सबसे ज़्यादा वो आपकी गामा की होती है, तो गामा पहले आ जाएगा।
सब, क्योंकि आरोही क्रम में जब लिखना होता है डिक्रीजिंग होता है तो सबसे पहले बड़ा वैल्यू लिखा जाता है, फिर उसके बाद आपका बीटा हो जाएगा, बीटा की होगी, फिर लास्ट में आपका अल्फ़ा आ जाएगा, है ना? तो ये आपका गामा बीटा अल्फ़ा, दैट विल बी योर राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? मतलब सहतीर का मतलब दोस्त बीम होता है, तो अगर इसको हमको संतुलित करना है तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन द्रव्यमान कह रहा है, सेकंड ऑप्शन संवेग कह रहा है, सी ऑप्शन आघूर्ण कह रहा है, या फिर डी ऑप्शन युग्म या कपल कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी आघूर्ण। मोमेंटम जो होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। ये इसके दोनों किनारों के बल आघूर्ण जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, तो इस पे ये काम करता है। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ये आघूर्ण, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।